हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बच्चे, पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो आज बड़ा ही छोटा सा टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। हालांकि ये टॉपिक नहीं है, एक टाइप ही आप इसे बोल सकते हो। एक टाइप एसआई का और एक टाइप सीआई का, दोनों को मिलाकर हम अलग से कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बच्चे इंस्टॉलमेंट, यानी कि किस्त वाले सवाल, चाहे वो एसआई की किस्त हो चाहे वो सीआई की किस्त हो। बच्चे, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कहूं तो बहुत रेयरली क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, मतलब इंस्टॉलमेंट से, बहुत रेयरली एक आध आएगा। तो वो मतलब इतना आसान आएगा कि आज की मैं आपको क्लास कराऊंगा ना, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा आज की क्लास करने के बाद। ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट को, दोनों को एक साथ पढ़ने का हमारा जो मोटिव है बच्चे, एकमात्र यही है कि एसआई और सीआई की जो इंस्टॉलमेंट होती हैं उनमें हमें डिफरेंस पता चल सके कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इंस्टॉलमेंट में चीजें बहुत आसान है। एक फिक्स पैटर्न मैं आपको बताऊंगा और उसी के ऊपर हमें सारे के सारे सवाल जो हैं वो करने को मिल जाएंगे। अब इंस्टॉलमेंट क्या होती है, सबसे पहले समझते हैं ये। व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट? किस्त किसे बोलते हैं? भाई, आप कोई चीज, सामान, मान लो आपको स्कूटर खरीदने गए और स्कूटर है सपोज दैट 70,000 रुपए का। आपने 70,000 रुपए, आपका बजट नहीं है। आप उससे कहोगे कि भैया 70,000 का बजट नहीं है, तो स्कूटर चाहिए जरूर। तो सामने वाला जो बंदा है, एजेंसी वाला, वो आपको एक दो ऑफर देगा। वो कहेगा कि जी या तो ऐसा करो, किस्त बंधवा लो, हर महीने कुछ फिक्स अमाउंट जमा कर लेते हैं, फिक्स अमाउंट जो है फिक्स कर लेते हैं और आप वो हर महीने देते जाना या हर साल देते जाना, जो भी है। तो उससे पैसा आप अपना पे कर सकते हो। या फिर ऑफर देगा कि मान लो 70,000 का स्कूटर है, आप ऐसा करो, 21,000 रुपये तो डाउन पेमेंट कर दो। डाउन पेमेंट यानी कि अभी 20,000 रुपये दे दो, जो बचे 50,000 रुपये हैं इनको किस्तों में पे करेंगे, इनको हम किस्तों में पे करेंगे। तो ये एक दो ऑफर जो है ये ग्राहक को देखने को मिलते हैं। ठीक है। लेकिन आप कहेंगे सर इसमें तो दुकानदार का नुकसान होता है, दुकानदार का तो लॉस होता है सर, इसमें क्यों? दुकानदार को तो एक तरफ सारे इकट्ठे पैसे मिल रहे थे और एक तरफ हर महीने बड़ी छोटी छोटी अमाउंट मिलेगी, तो उसका तो सर नुकसान है। जो पैसा उसे एकदम मिलना चाहिए वो पैसा हो तो उसको छोटे छोटे अमाउंट में बहुत सारे महीने या बहुत सारे सालों में जाकर मिलेगा। दुकानदार का नुकसान है? नहीं बच्चे, इसमें भी दुकानदार का अपना एक प्रॉफिट होता है। दुकानदार कहता है कि भैया, अगर आप अभी पैसा देकर जा रहे हो ना, तो आप 70,000 देकर जाओगे। लेकिन अगर आप किस्तों में पे कर रहे हो तो ब्याज लगेगा, ब्याज लगेगा। अब वो ब्याज साधारण भी हो सकता है और चक्रवृद्धि भी हो सकता है। अगर ब्याज साधारण लगा तो वो किस्त बनेंगी साधारण ब्याज की किस्त। अगर वो ब्याज चक्रवृद्धि लगा तो वो किस्त किसकी होंगी? चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त। तो ऐसे हमारी जो दोनों किस्त हैं अलग अलग सेगमेंट में बांटी गई हैं। अब स्टार्ट करते हैं बच्चे अपने साधारण ब्याज की किस्त से। उससे पहले एक वर्ड यूज मैं आपको, साधारण ब्याज का आप लिख सकते हो यहां, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की किस्त या साधारण किस्त आप बोल सकते हो, साधारण किस्त। ठीक है। सिंपल इंस्टॉलमेंट आप क्या होती है बच्चे? साधारण किस्त में एक हमारा वर्ड यूज होता है ड्यू अमाउंट, ड्यू अमाउंट यानी कि देय राशि, देय राशि। क्या होती है ड्यू अमाउंट, देय राशि? ड्यू अमाउंट होती है बच्चे कि मान लो आप दुकानदार के पास गए, आपने कोई वस्तु खरीदी और उसे आपने उससे पूछा कि भाई, मैं ये जो आपका पैसा है ना, ये 4 साल बाद लौटा पाऊंगा। वार्षिक किस्त की अभी बात होगी। आपने कहा कि यार मैं ना 4 साल बाद इसे लौटा पाऊंगा पैसे को। तो दुकानदार ने अपने कैलकुलेटर में इधर उधर उंगली मारी, ऐसे किया वैसे किया, थोड़ा सा पेन चलाया। दुकानदार ने कहा तुम्हें 4 साल बाद जो है ना, मान लो आपने जो सामान लिया है सपोज दैट वो 20,000 का है। तो दुकानदार ने उंगली उंगली चलाई, ऐसे ऐसे किया,
दुकानदार कहने लगा तुम्हें 4 साल बाद जो है ना 10% के हिसाब से 30,000 रुपए देने होंगे 4 साल बाद। तो दुकानदार ने जो 4 साल का ब्याज लगाया वो किस पर लगाया? जो सपोज आपने 20,000 की वस्तु खरीदी है ना, उस 20,000 पर ही दुकानदार ने पेन चलाया, कैलकुलेटर चलाया और बता दिया कि 30,000 रुपए तुम्हें 4 साल बाद देने पड़ेंगे। तो जो दुकानदार ने अपना कैलकुलेटर चलाया ना, उसको कहते हैं ड्यू अमाउंट, यानी कि देय राशि। तुमने कहा भाई साहब मैं पे करूंगा किस्तों में, मैं आपको 4 साल बाद सारा पैसा नहीं दूंगा, घबराओ मत, मैं तुम्हें हर साल कुछ फिक्स अमाउंट में पैसा देता रहूंगा। अब आपने हर साल एक फिक्स अमाउंट तय कर लिया कि भाई साहब हर साल ना मैं तुम्हें फिक्स अमाउंट, सपोज तुमने तय कर लिया मैं हर साल 6,000 रुपए तुम्हें दूंगा। 4 साल तक आप 6,000 रुपए दोगे, आपको देने पड़ेंगे 24,000 रुपए। दुकानदार ने जो कैलकुलेटर लगाया था वो लगाया था 30,000 रुपए का, यानी कि उसने जो ड्यू अमाउंट फिक्स की थी बच्चे, वो फिक्स की थी किसकी? 20,000 पर जो 4 साल का ब्याज व्याज लगाकर उसने 30,000 फिक्स किया था। लेकिन आपने अगर 6,000 रुपए हर महीने अपना कैलकुलेटर चलाकर फिक्स किया है, तो 4 साल में आपको जो पैसा देना पड़ा है वो केवल और केवल कितना देना पड़ा है? सर हमें देना पड़ा है 24,000 रुपए। इसका मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में अगर आप पहली किस्त 6,000 रुपए आपने पे कर दी सपोज, तो बच्चे इसमें आपका मूलधन भी माइनस होगा और इसमें आपका ब्याज भी लगा होगा। और जब आप अगली साल 6,000 रुपए पे करने जाओगे तो मूलधन जो पहली साल कम हुआ है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर अगली साल आप 6,000 पे कर दोगे, उसमें भी मूलधन और उसमें भी ब्याज लगा मिलेगा आपको। फिर अगली साल पैसा पे करने जाओगे, उसमें भी मूलधन और ब्याज मिक्स हुआ होगा। फिर अगली साल 6,000 पे कर दोगे और आपका पैसा खत्म हो जाएगा, मतलब जो भी आपके ऊपर कर्जा है। तो यहां से हम एक बात समझे कि यार जो हम पैसा किस्तों में पे कर रहे हैं साधारण ब्याज के केस में, वो पैसा हमारा ड्यू अमाउंट से कम होता है। और ये डेफिनेटली होगा। क्यों होता है सर? क्योंकि आप जब पैसा किस्तों में पे कर रहे हो तो हर साल आप का जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल है बच्चे, वो भी कम होता जा रहा है। अगले साल जो ब्याज लग रहा है वो कम पैसे पर लग रहा है। हर साल आपका मूलधन थोड़ा 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 कम होता जा रहा है। लेकिन जब दुकानदार ने अपना कैलकुलेटर चलाया था तो उसने तो पूरे 20,000 रुपए पर कैलकुलेटर चलाया था कि 4 साल बाद इसको फलाना रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कि जब आप किस्तों में पैसा पे करते हो साधारण ब्याज की किस्तों में, तो वो पैसा हमारा ड्यू अमाउंट यानी कि देय राशि से कम होता है। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अब हमें क्या करना है? मान लो मैंने यहां पर लिख दिया, कि सपोज समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, जो ब्याज की दर है, अब समझना बच्चे, अभी मैं जो तरीका सवाल करने का है ना वो तो इतना आसान है, आप कह दोगे सर मजा आ गया, इतना आसान चीजें भी होती हैं क्या मैथ्स में? पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, एटलीस्ट आपको क्लियरिटी तो मिले कि चल क्या रहा है। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज R% है, समय जो है वो 3 वर्ष है, समय जो है वो 3 वर्ष, और ड्यू अमाउंट जो है, ड्यू अमाउंट देय राशि, ड्यू अमाउंट का मतलब है कि मूलधन पर जो हमारा प्रिंसिपल है उस पर ड्यू अमाउंट है, यानी कि 3 साल बाद सपोज आपको देना है x रुपया, आपको देना है। और मैंने कहा कि 3 बराबर किस्त है, 3 वर्ष में जो है ना वो बराबर किस्त है, बराबर किस्त है, बराबर किस्तों में आपने पे किया है। बच्चे अभी अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी ड्यू अमाउंट होती है, जो हमारी ड्यू अमाउंट होती है वो ज्यादा होती है किस्तों से। क्या होती है? ज्यादा होती है किस्तों से। सवाल ने कहा कि 3 बराबर वार्षिक किस्तों में पे करना है। सपोज मैंने तीनों किस्तों को माना ए और ए। ये पहली साल की किस्त है, ये दूसरे साल की किस्त है, और बच्चा ये आपकी तीसरे साल की किस्त है। अब आप मुझे बताओ कि आपने जो ड्यू अमाउंट है, ये ड्यू अमाउंट कब का है? पूरे 3 साल बाद का, पूरे 3 साल बाद का। ये आपके दुकानदार ने अपना कैलकुलेटर चला के बताया है कि 3 साल बाद आपको इतना पैसा देना है। लेकिन आपने पे किया है किसमें? किस्तों में, बराबर बराबर किस्तों में।
और जब आप किस्तों में पे कर रहे हो तो आपका हर बार मूलधन कम होता जा रहा है, यानी कि ओवरऑल पैसा आप किस्तों का जोड़ोगे तो ड्यू अमाउंट से कम मिलेगा आपको। अब सुनना, पहली जो किस्त आपने ₹1 की पे करी है, अगर मैं इसे ड्यू अमाउंट तक ले जाना चाहूं, मैं क्या करना चाह रहा हूं कि मैं तीनों किस्तों को ड्यू अमाउंट के बराबर करना चाह रहा हूं। तीनों किस्तों को 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, जब मैं सवाल कराऊंगा तो वो तरीका आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि जो तरीका मैं आपको सवालों में सिखाऊंगा वो बना क्यों है और कैसे बना है, कहां से बना है। मैंने कहा कि मैं इन तीनों किस्तों को ड्यू अमाउंट के बराबर करना चाह रहा हूं। देखो ऐसे जोड़ के क्या मैं कर सकता हूं, a+a+a बराबर x, क्या मैं इसको ड्यू अमाउंट के बराबर कर सकता हूं देय राशि के? यस और नो में जवाब बताओ आप मुझे। क्या मैं तीनों किस्तों को जोड़कर x के बराबर कर सकता हूं? यस और नो बताइए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? छोटा सा आप मुझे जवाब दे दो, क्या मैं इन तीनों किस्तों को प्लस करके, भाई ये पैसा भी पे करने वाला जो दुकानदार ने अपना कैलकुलेटर चलाया, और ये किस्त हमने पे किया, ये भी पैसा हमने पे किया है, क्या ये तीनों किस्तों को अगर मैं जोड़ दूं तो ड्यू अमाउंट के बराबर होगा? यस और नो? देय राशि के बराबर होगा? नहीं। यस बिल्कुल सर, आपने बोला है कि जो हमारा ड्यू अमाउंट होता है वो हमारा पूरे मूलधन पर लगा होता है, जिसे दुकानदार अपने कैलकुलेटर के हिसाब से लगाता है। लेकिन हमने जो किस्तों में पे किया है, ये पैसा तो हर साल मूलधन कम कर रहा है, तो ये पैसा ओवरऑल ड्यू अमाउंट से कम होगा। बच्चे आपको अगर ये पैसा ड्यू अमाउंट के बराबर करना है तो आपने जो पहली साल की किस्त दी ₹1, क्या उस पर 2 साल का ब्याज और लगेगा? भाई दूसरे साल का और तीसरे साल का, क्या उस पर 2 साल का ब्याज लगेगा, 2 वर्ष का ब्याज? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस पर 2 साल का ब्याज और लगेगा, 1 साल और 2 साल का? यस और नो? प्लस ए गुणा 2 साल का ब्याज, मान लो रेट है R, समय है 2 वर्ष और बटा 100, प्लस जो दूसरे साल की किस्त है, अगर आप इसे ड्यू अमाउंट के बराबर करना चाह रहे हो तो इस पे तो 1 साल का ब्याज लगेगा, A+A गुणा R गुणा 1/100, प्लस और जो तीसरे साल की किस्त है वो तो ड्यू अमाउंट के बराबर है ही है। तो अगर मुझे किस्तों को ड्यू अमाउंट के बराबर करना है ना, तो इस तरीके से मुझे उनके ब्याज को उनमें जोड़ना पड़ेगा जितने साल वो ड्यू अमाउंट से पहले जमा कर दी गई हैं। तो पहली किस्त जो है ड्यू अमाउंट से 2 साल पहले जमा कर दी थी, यानी कि पहली साल में ही। तो अगर मुझे इसे ड्यू अमाउंट के बराबर करना है तो बच्चे मुझे 2 साल का ब्याज देना पड़ेगा, A गुणा R गुणा 2/100, और इसमें जोड़ना पड़ेगा। दूसरी किस्त को ड्यू अमाउंट के 1 साल पहले जमा किया गया है तो उस पर 1 साल का ब्याज लगाना होगा, और तीसरी किस्त तो तीसरे साल ड्यू अमाउंट वाले ईयर में ही पे की गई है तो इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। ये जुड़कर टोटल एक्स के बराबर आएगा। सर हम ऐसा क्यों करते हैं? ये हम बराबर करते हैं बच्चे क्योंकि हमें यहां किस्तों का मान निकालना होता है, इसीलिए हम टोटल को उतने वर्ष का ब्याज लगाकर ड्यू अमाउंट के बराबर करते हैं। 1 यूनिट का मान निकलता है और फिर किस्तों का मान निकलता है। ये हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो अब मैं आपको सवालों की तरफ लेकर चलने वाला हूं बच्चे, यहां से आपको क्लियर होगा। ठीक है, सवाल मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा 5-7 सवाल, और चीजें मैं कर रहा हूं आपके दिमाग में जो है ना सेट हो जाएंगी। सवाल कह रहा है कि 4 वर्षों के बाद दे 848 रुपए, दे का मतलब है 848 रुपए ड्यू अमाउंट है, ऋण के बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। 4 वर्षों की बराबर वार्षिक यानी कि 4 किस्तों में चुकाया जाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 4% है तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। अब मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं, जिस तरीके से आपने इस सॉल्व करना है, देखना आप। मैंने कहा कि उसने बोला 4 वर्ष है, चारों की चारों जो है ना वो इक्वल इंस्टॉलमेंट है यानी कि बराबर किस्त हैं। तो क्या मैं चारों किस्तों को 100-100 रुपए मान लूं? 100-100 ही मैंने क्यों माना है? क्योंकि 100 एक ऐसी संख्या है जिसका जितना भी परसेंट आपसे बोले बच्चे वो निकालना बड़ा आसान होता है। ठीक है, तो ये 4 किस्त मैंने बोल दी कि 100-100 रुपए की जो है ना ये हमारी 4 इंस्टॉलमेंट है। अब अगर मुझे
ये देखो, ये तो चौथी साल है, जो सबसे लास्ट वाली ईयर थी, जिस साल हमने ड्यू अमाउंट को पे किया है, चौथी साल। कह रहा ना 4 वर्ष के बाद देना है इतना, तो ये तो चौथी साल है जिस वर्ष के बाद 848 रुपए को पे किया गया है। आप मुझे बताओ, अगर मैं इस तीसरी साल की किस्त को ड्यू अमाउंट वाली वर्ष के बराबर करूं, तो क्या मुझे 1 साल का ब्याज देना होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4%। तो 100 रुपए की जगह मुझे कितना देना होगा? 104 रुपया। अगर मैं दूसरे वर्ष वाली किस्त को सबसे लास्ट में पे करता हूं, तो बच्चे मुझे 2 साल का ब्याज देना होगा। 1 साल का 4%, 2 साल का कितना हो जाएगा? 8%। तो भैया 100 रुपए है तो कितना देना होगा? 108 रुपया। अगर मैं पहली किस्त को सबसे लास्ट में पे करूं, तो क्या मुझे 1, 2 और 3 साल का ब्याज देना होगा? 1 साल का 4% बच्चे, 3 साल का कितना हो जाएगा? 12%। अगर 100 रुपए है तो 12% का ब्याज लग के कितना पैसा ड्यू बन गया? 112। ठीक है। अब आप इन सबको जोड़िए, इन चारों को जोड़िए, कितना बनता है आपका? 4, 8, 12, 12 और 2 14, हासिल का 1, 1 और 1 2, 1, 2, 3 और 4, यानी कि 424 रुपया मेरा जो है ना, ये ड्यू अमाउंट के बराबर बना है, ड्यू अमाउंट के। लेकिन दे राशि है कितनी? 848। तो बच्चे मैं यहां से कहूंगा कि 424 यूनिट का जो मान है वो 848 के बराबर है। 1 यूनिट का जो मान है वो 848 बटे 424 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान हो गया 2 रुपए। आपसे कह रहा है प्रत्येक किस्त का मान, वो तो 100 100 रुपए की बनाई है हमने, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा? 2 × 100, यानी कि 200 रुपए। ये हमारी ईच इंस्टॉलमेंट यानी कि प्रत्येक किस्त का मान आ गया। मैं कह रहा हूं हर सवाल में आपने यही करना है। और क्यों हमने इतने इतने साल का ब्याज बनाया है, क्यों हमने ऐसा किया, ये मैंने आपको यहाँ पर बच्चे एक्सप्लेन किया है कि हमें अपने किस्तों को ड्यू अमाउंट के बराबर करना होता है, ताकि हम यहां से इसको कंपेयर करके 1 यूनिट का मान निकालें और फिर अपनी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू जो है निकाल सकें। ठीक है। ऐसा ही एक और सवाल आपको मैं देता हूं, जल्दी से सभी बच्चे आप मुझे अपना आंसर देंगे, क्या होगा इसका जवाब? सवाल है 5 वर्ष बाद दे, यानी कि ये आपका ड्यू अमाउंट है। 5 वर्षों में 5 वार्षिक बराबर किस्तों में चुकाया जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो प्रत्येक जो किस्त है उसका मान क्या होगा? बच्चे यहां पर हमारी जो किस्त है वो कितनी है? 5 बराबर वार्षिक किस्त है। तो मैं हर किस्त को क्या मानूंगा? मैं हर किस्त को 100 100 रुपए की मान लूंगा। कि माना हमारी जो पांचों किस्त है ना, वो 100 100 रुपए की है, क्योंकि उसने बोला है बराबर है। और मैं 100 ही क्यों मान रहा हूं? मैं इसलिए मान रहा हूं क्योंकि 100 एक ऐसी संख्या है जिसका 5%, 2%, 3%, 6%, कुछ भी परसेंट बोले, उसको निकालना बड़ा आसान होता है। ठीक है। ये सबसे लास्ट वाली वर्ष है, जिसके वर्ष के अंत में हमें ड्यू अमाउंट को पे करना है। अगर मैं चौथी साल के पैसे को सबसे लास्ट में पे करता हूं, तो क्या मुझे 1 साल का ब्याज यानी कि 5% देना होगा? तो कितना रुपया देना है? 105। अगर मैं इसको सबसे लास्ट में पे करता हूं, तो क्या मुझे 2 साल का ब्याज यानी कि 10% देना होगा? तो 110। अगर मैं इसे सबसे लास्ट में पे करूं, तो 1, 2 और 3, क्या मुझे 3 साल का ब्याज दैट इज 15% देना होगा? तो 115। अगर मैं इसे सबसे लास्ट में पे करूं, तो 1, 2, 3 और 4 साल का ब्याज दैट इज 20% मुझे देना होगा, तो 120 देना होगा। आप इन सबको जोड़ लीजिए और बता दीजिए कि ड्यू अमाउंट कितना बनेगी हमारे अकॉर्डिंग। एग्जैक्ट तो उसने 770 दिया हुआ है, हमारे अकॉर्डिंग ड्यू अमाउंट कितना बन रहा है? तो बच्चे आप कहेंगे 0, 1, 2 और 2 4 और 1 5, 1, 2, 3, 4 और 5, 550 यूनिट का मान जो है, सवाल आपको दिया हुआ है भैया 770। 1 यूनिट का मान है 770 बटे 550। 0 से 0 गया, 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77। आपसे कह रहा है प्रत्येक किस्त, वो तो हम 100 100 रुपए की मानकर चले हैं, तो वो हो जाएगा 7/5 × 100। तो ये जाएगा 5 से जाएगा 20 बार और 7 दूनी 14। इतना आसान है बस, और आपसे इसके अलावा चीजें नहीं पूछेगा। सवाल अगर किस्तों का बना तो यहीं से बनेगा, एक आध और थोड़ा सा घुमाकर पूछ सकता है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है।
चलिए ये सवाल करिए जरा, CHSL 2024 में पूछा गया सवाल है। बताएंगे भैया जी इसका? ये अभी जो CHSL का पेपर हुआ है ना, जुलाई में, 7वें महीने में, वहां पूछा गया सवाल है। अगर आपने इसको कर दिया तो आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए। फिर कर ऋण की वह राशि बताइए जो प्रत्येक प्रत्येक 200 रुपए की 5 बराबर किस्तों में चुकाई जाएगी। यहां हमें किस्त की वैल्यू देती, 200 रुपए की इंस्टॉलमेंट है। क्रय दी ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दे है। हमें यहां ऋण यानी कि दे राशि यानी कि ड्यू अमाउंट पूछ रहा है, और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे दी है। कितनी इंस्टॉलमेंट है? 5। मैं पांचों इंस्टॉलमेंट मान लेता हूं कि पांचों की पांचों जो इंस्टॉलमेंट है वो 100-100 रुपए की है। कितनी है बच्चे? 100-100 रुपए की हमारी इंस्टॉलमेंट है। अगर मैं इस वाली को सबसे लास्ट में पे करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। मुझे 105 रुपए देना होगा। अगर मैं इस वाली को सबसे लास्ट में पे करूं तो मुझे 2 साल का यानी कि 10% देना होगा, 110 रुपए दूंगा मैं। इसको अगर सबसे लास्ट में पे करूं तो 1, 2 और 3 साल यानी कि 15% का ब्याज देना होगा, तो मुझे 115 रुपए पे करना होगा। और इसे सबसे लास्ट में पे करूं तो 1, 2, 3 और 4 साल का ब्याज यानी कि 20% मुझे देना होगा, तो मैं 120 रुपए पे करूंगा। तो टोटल ड्यू अमाउंट कितनी हो गई? जरा ऐड करना, 5 दूनी 10, 2 और 2 4 और 1 5, 1, 2, 3, 4 और 5, 550 रुपए आपकी ये इंस्टॉलमेंट है। क्या है बच्चे? ड्यू अमाउंट है। आपको इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है कि प्रत्येक 200 रुपए की इंस्टॉलमेंट है। तो भैया इंस्टॉलमेंट तो मैं 100 की मानकर चला हूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 100 यूनिट का जो मान है वो 200 रुपए के बराबर है? तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 2 रुपए के बराबर। भाई 100 दूनी 200। आपसे ड्यू अमाउंट पूछा है तो 550 यूनिट का मान कितना होगा बच्चे? 550 गुणा 2 यानी कि 1100 रुपए आपका जो है वो ड्यू अमाउंट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ओके, एक और सवाल करता हूं मैं, चलो आपके साथ, और फिर हम 2 सवाल थोड़े से अलग तरह के पढ़ेंगे, और फिर इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएगी SI की। इतना ही है बस, कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है ये। CI की इंस्टॉलमेंट तो इससे भी आसान है, कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट तो इससे भी आसान है। कह रहा है कि 48% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1845 प्रत्येक प्रत्येक वर्ड जब भी जुड़ जाए समझ जाना वो एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपको दे रहा है। तो 1845 प्रत्येक की 5 समान मासिक किस्तों में चुकाया जाना है, तो ऋण की राशि कितनी होगी? भैया मासिक किस्तों में चुकाया जाना है और ब्याज की दर आपको 48% दिया हुआ है। रट्टाफिकेशन मत लगाना, आप समझना कि हमें मासिक दर चाहिए होगी। अगर उसने मासिक किस्तों को पे किया है तो मासिक दर आपको पता होनी चाहिए। बच्चे वार्षिक दर को 12 से डिवाइड कर दो तो मासिक दर आपकी मिल जाएगी 4%। ठीक है, क्योंकि हमें मासिक किस्त हर महीने चुकाना है, तो भैया हमें हर महीने की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बचा हमको पता होना चाहिए। 48% तो वार्षिक एनुअली रेट आपको दिया हुआ है, तो 12 से डिवाइड करके हमने मासिक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो निकाला है। ठीक है, यस। तो कितनी किस्त बोली है? 5 समान मासिक किस्त है, पांचों को हम 100-100 मान लेते हैं। ये भी 100 माना, ये भी 100 माना, ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100। ठीक है, इस वाले को सबसे लास्ट में पे करेंगे तो भैया 4% ब्याज देना होगा, तो 104 रुपए। इस वाले को सबसे लास्ट में तो इसका डबल कर दो, 8% देना होगा, 108 रुपए। इस वाले को सबसे लास्ट में पे करेंगे, इसका 3 गुना कर दो और 4 जोड़ दो, इसमें 12% देना होगा, 112 रुपए। और इस वाली को सबसे लास्ट में पे करेंगे, 12 में 4 जोड़ दो, 16%, तो भैया 116 रुपए हमको देने पड़ेंगे। आप इसको जोड़ेंगे जरा, कितना आएगा? 6 और 2 8, 8 16, 4 20, हासिल का 2, 1 2 और 2 4,
1 2 3 4 5, 540 बनता है हमारा ड्यू अमाउंट। आपसे कह रहा है कि एक किस्त हमारी 1845 की है, यानी कि 100 यूनिट का मान कितना है बच्चा? 1845। एक यूनिट का मान कितना होगा? 1845 बटे 100, और हमें तो ड्यू अमाउंट बताना है यानी कि 540, तो आप इंटू 540 कर देंगे। यहां पर बताएंगे जल्दी से कितना आंसर आएगा भाई? 0 से 0 गया, ये जाएगा 5 दूनी 10, 5 से जाएगा 5 तिया 15, 3 5 छंग 30, 4 5 नाम 45, 2 से जाएगा 27 बार। यूनिट डिजिट चेक कर लो, 369 गुणा 27, यूनिट डिजिट चेक कर लो, 9 सत्ते 63, लास्ट में 3 आना चाहिए, ये 3 ऑप्शन हट गए, एक ही ऑप्शन बचा है, यानी कि 9963 जो है हमारा ड्यू अमाउंट है। हम तो डायरेक्ट 200 का निकाले, हाँ ऐसा भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो बच्चे। चलिए थोड़ा सा एक अलग सवाल देख लेते हैं क्या है इसमें। एसएससी आपका सीएचएसएल अभी लेटेस्ट में पूछा गया सवाल है भाई साहब। सवाल कर रहा है घड़ी 550 नगद या किस्त योजना में 250 रुपए नगद डाउन पेमेंट और 1 महीने के बाद 310 में बेची जाती है। ठीक है, किस्त योजना के लिए लिए जाने वाले ब्याज की दर आपको बतानी होगी, क्या होगा? देखो यहां दुकानदार ने दो ऑफर किए हैं, दो ऑफर। दुकानदार ने बोला है कि 550 रुपए या तो नगद दो और घड़ी ले जाओ, या तो कैश या इंस्टेंट आप 550 पे करो और ले जाओ घड़ी, या फिर अगर पैसा आपके पास नहीं है तो आप 250 रुपए तो एटलीस्ट नगद दो, जिसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट। 250 रुपए तो दो अभी, और 1 महीने के बाद आओ और 310 रुपए दे जाओ। घड़ी ले जाओ आप अभी, अगर आपको किस्तों में पे करना है तो 250 रुपए दो और घड़ी ले जाओ, लेकिन 1 महीने के बाद आपको 310 रुपए पे करने हैं। आपसे पूछा गया है बताओ उसका जो दर है वो कितनी है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन इंस्टॉलमेंट प्लान। सबसे पहले ये बताओ कि घड़ी का मूल्य कितना है। आप कहेंगे सर 550 रुपए है घड़ी का मूल्य। जब हमने इंस्टॉलमेंट वाले प्लान से पे किया तो हम 250 रुपए तो नगद दे गए थे, और 1 महीने के बाद हमने पे किया है 310 रुपए, तो टोटल जो हमने पे किया है बच्चा वो 560 रुपए पे किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने ब्याज कितना दे दिया, हमने ब्याज कितना दे दिया, तो आप कहेंगे कि सर घड़ी का मूल्य था 550 रुपया और हम तो 560 दे चुके हैं, मतलब 10 रुपया हमने ब्याज का पे किया है। और ये ब्याज बच्चा हमने क्यों दिया है? क्योंकि हम पैसा सारा का सारा आज ही नहीं दे रहे, 550 हम इंस्टेंट पे नहीं कर रहे, हमने तो इंस्टेंट 250 रुपए पे किया है, और बचा हुआ पैसा जो है वो 310 1 महीने बाद। तो इस प्रकार हमने 560 रुपए दिया, लेकिन अगर मैं एक साथ दूं तो 550 देना पड़ेगा, मतलब जो 1 महीना का समय है उसमें हमने 10 रुपया ब्याज का दिया। 1 महीने के समय में हमने 10 रुपए ब्याज का दिया है। क्या ये बात आप समझ पाए कि अगर आप किस्तों में पे करते हो तो आपको टोटल ब्याज जो पे करना पड़ा वो 1 महीने का 10 रुपीज है। अब हमें पे वो बताना है कि जो ब्याज की दर है वो कितनी है। बच्चे आप एक बात बताओ, 550 रुपया तो घड़ी का मूल्य था, अगर आप 250 रुपया डाउन पेमेंट कर देते हो तो जो ब्याज लगेगा वो कितने रुपए पर लगेगा? आप कहेंगे सर ब्याज जो लगेगा ना वो कितना पे किया है आपने, 550 में से 250 200 रुपए पे कर दिया है ना, तो आपको 350 रुपए पर ब्याज लगेगा, 350 रुपए पर। क्या ये बात क्लियर हुई आपको?
कि आप अगर 550 में से 200 रुपए इंस्टेंट पे करते हो तो अब जो ब्याज लगेगा बच्चे वो 350 रुपए, 250, सॉरी 250 आपने इंस्टेंट पे किया है, सॉरी, तो आपको जो ब्याज लगेगा वो 300 रुपए पर लगेगा। कितने रुपए पर? 300 रुपए पर ब्याज लगेगा अगले महीने के लिए। मैं दुकानदार हूं, आप मेरे पास आए, आपने कहा सर घड़ी 550 की है, मेरा इतना जुगाड़ नहीं है, ये 250 पकड़ो। तुमने मुझे 250 रुपए दे दिए, यस नगद। मैं कहूंगा भाई साहब अभी 300 रुपए बच रहे हैं। कहोगे हाँ सर बच रहे हैं, मैं 1 महीने बाद दे जाऊंगा इन 300 रुपए को। मैंने कहा ऐसे कैसे दे जाओगे, ब्याज लगेगा 1 महीने का। तुमने कहा सर ठीक है लगा लो। तो जो मैंने ब्याज लगाया वो तुम्हारी बकाया राशि पर ही तो लगाया, जो तुम्हारे 300 रुपए बच रहे थे, है ना। तो जो ब्याज लगेगा बच्चे वो 300 रुपए पर लगेगा। और ब्याज मिला कितना है 1 महीने का? 10 रुपया। और मूलधन कितना है अब? 300 रुपया। और दर कितनी है हमें निकालनी है। समय कितना है? 1 महीना है। और इसको वर्ष में अगर हम बदलेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे और गुणा 100। भाई महीने को वर्ष में बदलेंगे तो 12 से डिवाइड नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। तो यहां से आप मुझे बता दो जल्दी से कितना आपका आंसर बनेगा। ये गया है 0 से 0, 3 से जाएगा 3 चौके 12, और 4 की गुणा 10 में होगी तो 4 धाम 40। यानी कि बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा 40% का ब्याज बना है। 40%, 40%। 310 पर ब्याज थोड़ी लगेगा। 310 रुपए तो बच्चे 1 महीने बाद बन गए हैं, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। सर आप हमसे ब्याज ले रहे? अरे एग्जाम्पल दे रहा हूं भैया। चलिए एक सवाल और देखते हैं। ये सवाल देखेंगे बच्चे, इसे करिए जरा। सवाल कह रहा है 3400 रुपए 3 साल बाद देने हैं। 3 साल बाद देने हैं यानी कि दुकानदार का कैलकुलेटर है, ये ड्यू अमाउंट है। कह रहा है यदि वो 3 किस्तों में पैसा चुकाना चाहता है, 3 किस्तों में, ताकि पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 है और तीसरी किस्त का 1/4 है, जो पहली किस्त है। तो तीनों किस्त ज्ञात करो यदि ब्याज की दर 10% है। अब यहां हमारी इंस्टॉलमेंट बराबर नहीं है। उसने इंस्टॉलमेंट के बारे में बोल दिया है। उसने बोला है कि जो पहली किस्त है वो दूसरी का 1/4। तीनों किस्त मान लेता हूं मैं ABC, तीनों किस्त ये मान ली मैंने। कह रहा है पहली किस्त जो है दूसरी का 1/3 है, यानी कि दूसरी किस्त अगर 3 यूनिट है तो पहली किस्त कितनी है? 1। ऐसा सवाल ने बोला है कि दूसरी किस्त अगर 3 यूनिट है तो पहली किस्त क्या है? 1/3 यानी कि 1। और पहली किस्त के और तीसरी के बारे में बोला है कि तीसरी किस्त का 1/4 है, यानी कि बच्चे तीसरी किस्त अगर 4 यूनिट है तो पहली किस्त कितनी है? 1 यूनिट। तो तीनों का रेशियो एक ही लाइन में आपको मिल गया। तीनों का जो रेशियो है वो एक ही लाइन में आपको मिल गया। उसने कहा जो पहली किस्त है वो दूसरी का 1/3 है, यानी कि दूसरी को अगर मैंने 3 माना तो पहली कितनी हो जाएगी? 1। फिर उसने कहा जो पहली ही किस्त है वो तीसरी का 1/4 है, यानी कि अगर मैंने तीसरी को 4 माना तो पहली कितनी है? 1। वो तो दिया हुआ है हमें, तो एक ही लाइन में रेशियो बन गया। अब बच्चे हमको क्या करना है? वही काम जो हमने बराबर किस्तों में किया था, ब्याज की दर लगाकर अपना जो ड्यू अमाउंट है उसके बराबर पैसे को करना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? इस किस्तों में ना 2-2 जीरो अपनी तरफ से लगा दूंगा। अपनी तरफ से 2-2 जीरो मैंने लगा दिए, ताकि मैं जब इनका ब्याज की दर लगाकर ड्यू अमाउंट के बराबर करूं तो चीजें जो हैं हमारी उसके इक्वल हो जाएं ड्यू अमाउंट के।
सवाल कह रहा है कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। बच्चे अगर मैं इस दूसरी इंस्टॉलमेंट को सबसे लास्ट में पे करूंगा तो क्या मुझे 10% का ब्याज देना होगा इस पे? डेफिनेटली देना होगा सर। तो 300 रुपए पर अगर 10% का ब्याज बनता है तो क्या वो 30 रुपए बनता है? भाई 300 का 10% निकालो, तो क्या 330 रुपए पे करने पड़ेंगे? यस। अगर मैं पहली इंस्टॉलमेंट को बच्चे सबसे लास्ट में पे करूं तो क्या उस पर 2 साल का ब्याज यानी कि 20% देना होगा? भाई 1 साल का 10%, 2 साल का 20%, तो कितना देना होगा? 120। आप जोड़ेंगे तो 0, 3 और 2 5, 4 3 7 और 1 8, यानी कि 850 रुपया ड्यू अमाउंट है। बच्चे 850 रुपए का मान कितना है? 3400 के बराबर है। एक यूनिट का मान किसके बराबर है बच्चे? 3400 बटे 850। तो 0 से 0 गया, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34 और 5 से जाएगा 4 बार। एक यूनिट का मान 4। आपसे पूछा है प्रत्येक किस्त कितने की है, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा? 100 चौके 400। 300 यूनिट का मान कितना होगा? 3 चौके 1200। और 400 यूनिट का मान किसके बराबर होगा? 4 चौके 1600। तो ये हमारी किस्त आ गई 400, 1200 और 1600। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, बस ये आपका एसआई इंस्टॉलमेंट से सवाल बन सकते हैं इस तरह से, जहां डाउन पेमेंट वाला बनेगा, किस्त अलग बनेगा या फिर किस्त बराबर बनेगा। अब पार्ट आता है हमारा कंपाउंड। हालांकि सवाल ना आपके जीडी में बहुत रेयरली बना है बच्चे इंस्टॉलमेंट से, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इंस्टॉलमेंट चाहे एसआई की हो, इंस्टॉलमेंट चाहे सीआई की हो, थोड़ा सा एग्जामिनर का जो फोकस है ना वो थोड़ा सा कम रहता है। एक आध सवाल, एक दो सवाल दिए हैं तो दे दिए हैं, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट से दिए हैं, सीआई की इंस्टॉलमेंट, जो कि बहुत ही आसान होता है एसआई इंस्टॉलमेंट से। एसआई इंस्टॉलमेंट में थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ता है, सीआई में तो चीजें रेशियो मेथड से दौड़ दौड़ कर हो जाती हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट को देखते हैं बच्चे जरा। देखो मैंने आपको क्लास के शुरू में समझाया था कि जब हम अपने मूलधन पर ब्याज कंपाउंड लेने लग जाएं, यानी कि चक्रवृद्धि लेने लग जाएं, तो हमारी इंस्टॉलमेंट कौन सी बनेगी? कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की। अगर हम अपना ब्याज साधारण लेने लग जाएं तो जो किस्त ली जाएंगी वो कौन सी बन जाएंगी? सिंपल इंटरेस्ट की, यानी कि साधारण ब्याज की किस्त बन जाएंगी। बात आती है सीआई की इंस्टॉलमेंट की, एक ही तरीका है, मैं कर रहा हूं वही तरीके से सवाल बन जाएगा। एक सिंगल तरीका है, रेशियो मेथड, जो कि आपने पढ़ा हुआ भी है। ठीक है, तो सवाल कह रहा है सर 400 पर क्यों ब्याज नहीं दिया? क्योंकि बच्चे 400 जो आपने किस्त पे करी है ना, वो सबसे लास्ट के वर्ष के अंत में पे करी है, और सबसे लास्ट के वर्ष के अंत में तो आपका ड्यू अमाउंट दुकानदार ने कैलकुलेट ही किया था, तो उस पर ब्याज क्यों देना? वो तो सबसे लास्ट के अंत में आप पे कर ही रहे हो 400 रुपए। और जो सबसे, मान लो 3 साल की बात हुई, तो दुकानदार अपना कैलकुलेटर चलाएगा, 3 साल के बाद वो ड्यू अमाउंट फिक्स करेगा। 3 साल के बाद आपने पहली साल कुछ पैसा दिया, आपने दूसरे साल कुछ पैसा दिया, आपने तीसरे साल के अंत में कुछ पैसा दिया। तो अगर मैं इन तीनों साल के पैसे को ड्यू अमाउंट के बराबर करूंगा, तो पहली साल जो मैंने पैसा दिया है उसे ड्यू अमाउंट के पास ले जाने के लिए मुझे 2 साल का ब्याज देना पड़ेगा। दूसरे साल का जो पैसा है किस्त का, उसे ड्यू अमाउंट के बराबर ले जाने के लिए 1 साल का पैसा ब्याज का देना होगा। और जो तीसरी किस्त है, जो तीसरे साल के लास्ट में पे करी, उस पर क्यों ब्याज देना? क्योंकि तीसरे साल के लास्ट में तो ड्यू अमाउंट भी पे किया है हमने, वो तो ऑलरेडी ड्यू अमाउंट के पास बैठा हुआ है, उस पर ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। सवाल है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 का भुगतान 3 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों में जमा होना है, तो हर किस्त का मान बताओ कितना होगा? एक ही तरीका, बड़ा सिंपल रेशियो मेथड है, देखना कैसे। बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि 5% का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बता दो कितना होगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 1/20। कितना होगा प्यारे भाई? ये होगा सर 1/20। ठीक है, अगर मैं पहली साल, देखो आपको ये फ्रैक्शन बनाना है परसेंटेज का, और ये देखना है किस्त कितनी है। आपने कहा सर किस्त है हमारी 3, और तीनों की तीनों समान किस्त है,
इक्वल है। तो पहली साल आपने क्या करना है बच्चे, पहली साल तो 20 से 21 करना है, और तीसरे साल दूसरे साल क्या करना है, इसका वर्ग कर दो, 20 का वर्ग और इधर 21 का वर्ग। और तीसरे साल क्या करना है, आप इसका क्यूब कर दो, क्योंकि 3 किस्त की बात हुई है। तो आप यहां 20 का क्यूब कर दो और 21 का क्यूब कर दो। जितने वर्ष बोलेगा उतने वर्ष में पावर चढ़ाता चला जाऊंगा। उसने 3 वर्ष बोला तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर 20 से 21 स्क्वायर स्क्वायर क्यूब क्यूब। अब गौर करने वाली बात यह है कि जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट हमारा होता है बच्चे, ये होती हैं हमारी इंस्टॉलमेंट की वैल्यूज, यानी कि किस्त के मान। यानी कि किस्त हमारी 3 किस्त हैं और वो है ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है। लेकिन भाई साहब उसने तो बोला है कि समान वार्षिक किस्त होनी चाहिए, ईच एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए। इक्वल इंस्टॉलमेंट है, मैंने कहा कि राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ये हमारी किस्त की वैल्यू है, और ये तो इक्वल नहीं है भैया, ये 21 है, ये 21 का वर्ग है, ये 21 का क्यूब है। तो हमें ये तीनों इंस्टॉलमेंट को बराबर करना होता है, क्योंकि उसने बराबर इंस्टॉलमेंट बोला है, तो हमें इंस्टॉलमेंट को बराबर करना पड़ेगा। तो यहां अगर 21 का क्यूब है, इसको अगर मैं 21 का क्यूब बनाऊंगा तो 21 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको अगर मैं 21 का क्यूब बनाऊंगा तो बच्चे 21 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई मैं करूंगा। यहां अगर मैंने 21 से गुणा किया तो यहां भी 21 से करना होगा, यहां 21 के स्क्वायर से गुणा किया तो यहां भी करना होगा। अब आप ये वैल्यूज निकालो, 21 21 से 441 दूनी 882, 8820, ये कितना होगा 20 400, 21 चौक 8400, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8000। आप इनको जोड़ लो, इन तीनों को तो जोड़ लो, तो 0 2 8 4 12, 8 3 24 और 1 25, ये आ गया 25,220। और भैया इसको अगर मैं जोड़ता हूं, इनको जोड़ना नहीं है, यहां लिखना है प्रत्येक किस्त का मान, प्रत्येक प्रत्येक किस्त, प्रत्येक किस्त की वैल्यू यहां पर लिखनी है। तो प्रत्येक किस्त कितने की है, किसी एक को उठा लो, 21 का क्यूब ले लो, ये हो जाएगा 9261। 21 का क्यूब यानी कि प्रत्येक, यहां ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू लेनी है, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। ठीक है भाई, तो हमें जो दिया हुआ है वो 7500 का भुगतान दिया हुआ है, यानी कि 25,220 यूनिट का जो मान है बच्चे वो 7500 के बराबर है। एक यूनिट का जो मान होगा 7500 बटे 25,220 होगा। और हमें तो एक इंस्टॉलमेंट यानी कि बताना है किसका, कि एक किस्त का मान। तो 9261 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इधर 9261 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका एक किस्त का मान होगा। हाँ, सीआई में थोड़ी सी किसी किसी सवाल में कैलकुलेशन जो है बच्चे वो थोड़ी सी बन जाती है। ठीक है, जल्दी से आप इसे कैलकुलेट करके आप मुझे बताओ कितना बनेगा सभी लोग। भाई 0 से तो 0 कट जाएगा, है ना। बताइए जरा कितना बनेगा ये ड्यू अमाउंट। बच्चे क्लास के शुरू में मैंने आपको समझाया था, शायद आप बच्चा लेट जुड़े हो। ड्यू अमाउंट होता है जो सबसे लास्ट में पे करना होता है। ये बच्चा आपका जो आंसर है ना, ये लगभग बनेगा, अप्रोक्सीमेट में बनेगा, क्योंकि ये नीचे वाली संख्या कटेगी ही नहीं, है ना। ये थोड़ा सा आपका अप्रोक्सीमेट में आंसर जाएगा। अगर आप इसे ऐसा करना चाहो कि अगर मैं इसे 9260 मान लूं, है भाई, ऐसे तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे, फिर इसकी इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और डिवाइड बाई 2522 करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा 2520 मान लूं, इसको मैं थोड़ा सा ना इसको आगे कॉपी करके कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो, एक तो बेसिक तरीका यही है
कि आप इसको कैलकुलेट करो, इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करो, 2522 से डिवाइड करो। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर ऐसे कर सकते हैं, इसको मैंने 9260 मान लिया और इसको मैं क्या मान लूं, इसको मैं 2520 मान रहा हूं, 2520। तो फिर ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 252 बचेगा ना। तो फिर आप इसे 2 से काट सकते हैं 126, और इसको 2 से काट सकते हैं 2 चौके 8, 1 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 461। अब आप गुणा करेंगे 750 गुणा 461 और डिवाइड बाई 126 की, है ना भाई। यहां पर फिर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बनेगी कि 0 को तो लास्ट में रखेंगे, 75 एकम 75 हासिल का 7, 75 छिक्के कितना होता है, 15 × 45, 450, और 7 452, 45, 75 चौके कितना होता है 345, 300 होता है, 300 में 345 जुड़ेगा और डिवाइड बाई 126। भाई अब हमें 126 से डिवाइड करना है किसको, 345250 को। ठीक है, 126 दूनी कितना होता है 252, 252, 5 में से 2 गया 3, 14 में से 5 गए 9, 2, 12 सत्ते 84, ये 7 टाइम्स जाएगा। तो 7 छिंग 42, 4 7 दूनी 14, 4 18, 1 7 एकम 7 और 1 8। ठीक है, तो 27 से स्टार्ट होने वाली संख्या ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, यानी कि ये लगभग लगभग हमारा 2754 टाइम्स ही जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट जो हमारी किस्त बनी है वो बनी है हमारी कितनी बचे, वो बनी है हमारी 2754 के आसपास। अब आप कहेंगे सर क्या सीआई इंस्टॉलमेंट का सवाल इतना टफ होता है? नहीं बच्चे, कुछ सवाल हैं जिनमें कैलकुलेशंस थोड़ी सी टफ आ जाती हैं। बाकी एक मैं आपको आसान कैलकुलेशन का सवाल भी चलो कराई देता हूं, ठीक है, वहां से आपको और क्लैरिटी मिलेगी। एक बार देखना जरा इस सवाल को। देखिए सवाल कह रहा है एक वस्तु को इस शर्त पर खरीदा जाता है कि 3993 की 3 समान किस्तों का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भुगतान किया जाना है जो वार्षिक रूप से संयोजित है, तो वस्तु की कीमत बताओ। अब ये कैलकुलेशन इसमें आसान है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ थी, इसलिए आप हो सकता है कि बच्चे आप परेशान हो गए हो। देखते हैं जरा इसमें क्या करना है बच्चे, हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना उसका फ्रैक्शन बदलना है, कितना है 1/10। फिर हमें देखना है किस्त कितनी है, भैया किस्त तो हमारी 3 है। कितनी किस्त है हमारी, 3 इंस्टॉलमेंट है। तो पहली बार आपने करना है 10 से 11, दूसरी बार इसका वर्ग कर दो 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, तीसरी बार इसका क्यूब कर दो यानी कि 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। अब उसने बोला है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है यानी कि बच्चे समान किस्त हैं, तो इन तीनों किस्तों को इक्वल करना है। ये 11 का क्यूब है तो 11 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, ये 11 का क्यूब है तो 11 के स्क्वायर से यहां मल्टीप्लाई कर दो। हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो बराबर होनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट मैंने आपको बताया ये इंस्टॉलमेंट का होता है, और तीनों इंस्टॉलमेंट बराबर करने के लिए यहां 11 की मल्टीप्लाई करी इसके बराबर हो गया, यहां 11 के स्क्वायर की मल्टीप्लाई करी, तीनों इंस्टॉलमेंट इक्वल हो गई। अगर यहां 11 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो यहां भी करना पड़ेगा, यहां 11 का किया तो यहां भी। इनको गुणा करना जरा, 11 11 में 121 धाम 1210, 11 10 धाम 100 यानी कि 1100, और 10 का क्यूब होता है 1000। इन तीनों पार्ट को तो जोड़ दो, 0 1 2 और 1 3, 3310, और यहां केवल एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू लिखनी है, 11 का क्यूब कितना होता है 1331। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 3993 की इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट यानी कि ये किस्त का मान है। तो 1331 का मान कितना है बच्चे 3993, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3993 अपॉन 1331,
तो कितनी बार जाएगा? पूरा 3 बार जाएगा भाई। 13 × 39, 31 × 93। तो वो पैसा कितना है जितना पे करना है? 3310 × 3, 0, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 9, यानी कि 9930 है जो पैसा पे करना है। ये आसान कैलकुलेशन है। तो जरूरी नहीं हर सवाल में आपको टफ कैलकुलेशन मिले, कई बार सीधी सीधी कटने वाली कैलकुलेशन जो है उस पर भी सवाल बन सकता है। ठीक है, एक और सवाल आपको मैं देता हूं। ये सवाल बताना जरा। बताइए भाई जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब क्या होगा। सवाल कह रहा है कि 15,300 के ऋण का भुगतान दो समान समान यानी कि दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल हैं, छमाई किस्त यानी कि हाफ ईयरली पे करना है। कह रहा है यदि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है तो 6 महीने चक्रवृद्धि ब्याज है यानी कि अर्धवार्षिक पे कर रहे हैं, तो किस्त का मान क्या होगा? भाई सवाल में छोटी छोटी कई सारी चीजें उसने दी हैं। उसने कहा है कि 15,300 रुपए का तो ऋण है जो पे करना है, और वो दो समान यानी कि इक्वल है, समान मतलब इक्वल, दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, और वो इंस्टॉलमेंट हमारी छमाई होनी चाहिए, 6 मंथ वाली होनी चाहिए, और ब्याज हमारा छमाई ही लग रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% एनुअल यानी कि वार्षिक। कह रहा है बताओ किस्त का मान क्या होगा? जल्दी से आप सभी लोग मुझे बताएंगे सबसे पहले कि हमारी छमाई दर यानी कि हाफ ईयरली रेट क्या हो जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि HYR यानी कि हाफ ईयरली रेट यानी कि छमाई दर क्या होगा? सर वार्षिक दर को 2 से डिवाइड कर दो, 4% होगा। 4% का फ्रैक्शन बच्चा पार्टी 1/25 होता है। कितना होता है भैया? 1/25। ये 4% का फ्रैक्शन होता है। तो उसने बोला है दो किस्त हैं, कितनी है? दो। तो पहली बार कितना हो जाएगा? 25 से 26, और दूसरी बार 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर। क्योंकि दो ही किस्त बोली हैं तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा, और अब मैं किस्तों को बराबर करूंगा। क्या बच्चे? किस्तों को बराबर। ये 26 का स्क्वायर है तो यहां भी 26 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां भी करना पड़ेगा। तो 25 छिक्के 150, 25 दूनी 50 और 15 600, 50 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625, आप इसको जोड़ेंगे तो ये बन गया 1275। और यहां तो केवल एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू लिखनी है, वो होगी 26 का स्क्वायर यानी कि 676, 676 एक इंस्टॉलमेंट। आपको उसने बोला है कि भाई साहब इतना ऋण है जो पे करना है, यानी कि 1275 यूनिट का मान है 15,300, एक यूनिट का मान होगा 15,300 बटे 1275। तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 1275 एकम 1275। ये कितना बचेगा? 1275 के बाद 25, 225, 2250, नहीं, ये बचेगा आपका 1530 में से अगर मैं 1275 हटाता हूं, 10 में से 5 गए 5, 12 में से 7 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 2550। ये पूरा 2 बार कटेगा, है ना? यानी कि ये आ गया एक यूनिट का मान 12। तो कह रहा है प्रत्येक किस्त का मान कितना है? तो 676 इंटू 12। तो 12×6 = 72 हासिल के साथ, 12×7 = 84 और 7×91 9, 12×6 = 72 और 9×81। क्या हमारा जवाब 8112 होगा? बिल्कुल होगा सर, 8112। ठीक है, वेरी गुड। आगे चले। ये सवाल करिए जरा, आपकी जीडी का बना हुआ सवाल है भैया, SSC जीडी का बना हुआ सवाल है।
सर छोड़ दो प्लीज। छोड़ दिया बच्चे, जाओ, छोड़ दिया। सवाल करें, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि उधार लेता है और उसका भुगतान 2 वर्ष में दो समान किस्तों में चुकाता है। दो समान, दो इक्वल इंस्टॉलमेंट है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि के मामले में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 5% प्रति वर्ष की दर से की जाती है और वह वार्षिक रूप से 882 रुपए का भुगतान करता है, तो उसने कितनी राशि उधार ली थी? हाउ मच अमाउंट ही बोरो। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें 5% का फ्रैक्शन बनाना है। कितना होता है बच्चा? 1/20। कितना होता है? 1/20। और कितनी किस्त है? 2 वर्ष की हैं और दोनों की दोनों समान किस्त हैं। तो पहली बार क्या करना है? 20 से 21, और दूसरी बार इसका स्क्वायर करना है, 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। भैया हमें किस्तों को बराबर करना है बच्चा। बराबर करने के लिए ये तो 21 का स्क्वायर है, यहां अगेन 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी करनी पड़ेगी। ये हो गया आपका 420, ये हो गया आपका 400। इन दोनों को तो जोड़ेंगे तो 820। ये तो पैसा है जो धनराशि है, ऋण उधार लिया है। और इधर केवल एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू लिखनी है जो कि होगी 441। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 882 का भुगतान करता है, किसके रूप में? किस्त के रूप में, है ना। उसने बोला है कि वह वार्षिक रूप से 882 रुपए का भुगतान कर रहा है, तो हमें बताना है कि उसने कितनी धनराशि उधार ली थी। यानी कि 882 उसका बचा इंस्टॉलमेंट है। तो 441 यूनिट का मान कितना है? 882। एक यूनिट का मान कितना होगा? 882 बटे 441, यानी कि 2 बार कटेगा। तो कितनी राशि उधार ली थी उसने बच्चे? 820 गुणा 2। आप कहेंगे 0, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। भाई साहब उसने 1640 रुपए जो हैं उधार लिए थे। ये आपका 2023 जीडी का पूछा गया सवाल है। कितना आसान है आप खुद देख सकते हो। ये सवाल करिए जरा। सवाल करें, किसी ऋण को 44,100 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है, तो भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना है? बच्चे आपसे वो कुल ब्याज भी पूछ सकता है कि कितना जो ब्याज है वो भुगतान किया गया है। बताएंगे जरा आप मुझे इसका जवाब। कह रहा है कि किसी ऋण को 44,100 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। तो भैया 5% का फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/20। कितनी किस्तों में पे करना है बच्चे? 2 किस्तों में। तो पहली बार आप कर दो 20 से 21, फिर आप वर्ग कर दो स्क्वायर, क्योंकि दूसरी किस्त भी उसने बोला है, तो 21 का स्क्वायर। अब चूंकि बच्चे हमें किस्तों को बराबर करना है, ये 21 का स्क्वायर है, यहां भी 21 से मल्टीप्लाई करो तो यहां भी करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा 420 और ये हो जाएगा 400, यानी कि टोटल पैसा जो उधार लिया गया है 820 है। और एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है? 21 का स्क्वायर, दैट इज 441। और आपको उसने 44,100 की 2 वार्षिक किस्त बोला है, यानी कि 44,100 रुपए जो है ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। तो 441 यूनिट का मान कितना है? 44,100 रुपए। एक यूनिट का मान कितना होगा? 44,100 बटे 441। पूरा 100 बार कटेगा, 441 से 441 कट गया। तो भैया पैसा कितना उधार लिया था? आप कहेंगे 820 गुणा 100, यानी कि सर 82,000 रुपए। लेकिन इस बार आपसे ये नहीं पूछा कि कितना पैसा उधार लिया था, इस बार कह रहे कि ब्याज कितना दिया है। ब्याज बच्चे आपको ये तो पता चल गया कि पैसा कितना उधार लिया गया है, वो है 82,000 जो पैसा उधार लिया गया। भैया एक इंस्टॉलमेंट अगर 44,100 की है
तो टोटल पैसा आपने पे कितना किया है, क्या आप मुझे बता सकते हो? सर 2 इंस्टॉलमेंट में हमने तो पैसा जो पे किया है वो 88,200 रुपए पे किया है। भाई एक इंस्टॉलमेंट जो है वो 44,100 की है, तो दूसरी इंस्टॉलमेंट जो होगी वो भी 44,100 की होगी। तो पैसा हमने पे कितना किया है? 88,200। अब आप देख लो कि भैया ब्याज कितना बना है। अगर ब्याज मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर इसमें से ये घटा दो, ये हो जाएगा सर 6,200 रुपए। इतना रुपया जो है हमने ब्याज का पे किया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। भाई 88,200 में से 82,000 घटा दो, आपको जो मिलेगा वो ब्याज का ही है पैसा जो मिलेगा आपको। ठीक है, ब्याज का पैसा कितना है? 6200 रुपए। ओके, आगे बढ़े। चलो, एक सवाल मैं आपको और दे देता हूं, अब उसका जवाब आप मुझे खुद बताना। ये सवाल है बच्चे, और इसमें भी कुल ब्याज आपसे पूछा है, इसका जवाब आपको चलो मैं होमवर्क दे देता हूं। ये छोटे से टॉपिक थे, एसआई और सीआई इंस्टॉलमेंट के छोटे से टॉपिक थे। इन केस अगर सवाल बना तो इन्हीं सवालों से, इन्हीं टॉपिक से सवाल आपका बन जाएगा। हालांकि बहुत कम चांसेस हैं, रेयरली, जैसे 2023 में ही पूछा गया है एक सवाल, तो ऐसा पूछा गया तो ऐसा ही पूछ लेगा, नहीं तो हो सकता है ना भी पूछे। अब कल से जो हमारा चैप्टर शुरू होगा बच्चा, वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय चाल दूरी शुरू होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कल जरूर जुड़ना। बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे, एसआई सीआई, सॉरी, अपना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।